यू सीइंग द लाइज ऑफ नेपोलियन। और नेपोलियन के लिए बेसिकली बहुत सारे, एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछ दिया था कि नेपोलियन इज नोन एज द चाइल्ड एज वेल एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द रिवॉल्यूशन। ओके, क्योंकि नेपोलियन को फ्रांस की क्रांति का ही बोला जाता है कि वही उसका बालक था और उसने उसका गला घोंट दिया। ओके, कभी कभी प्रश्न आते रहते हैं नेपोलियन को लेके। ओके, मैंने अभी तक आपको समझा दिया है कि नेपोलियन का किस तरह से राइज होता है। ओके, 1792 में कन्वेंशन, यहाँ पे जैकोबिन्स आके अपना टेरर करते हैं और वो टेरर से लोग कंटाल जाते हैं और यहाँ पे डायरेक्टरी को पावर देंगे। डायरेक्टरी के दौरान ही नेपोलियन का राइज होता है। 1799 में नेपोलियन कू कर देगा, यहाँ पे एक तख्ता पलट कर देगा, सत्ता पलट कर देगा और उसके बाद पावर के ऊपर आता है। उसके बाद 1804 के आसपास अपने आप को वो फ्रांस के गणतंत्र का राजा बोलेगा, साम्राज्य का, और वो यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाएगा। रिफॉर्म्स के साथ साथ सखत और सतत जो है पे युद्ध भी करता रहेगा और इनके युद्ध के कारण बहुत सारे यूरोपीय देशों के राजा उससे कंटाल गए थे और इसके कंटालने के बाद उसको बहुत सारी तकलीफें दे रहा था, तो वो सब ने डिफीट कर दिया नेपोलियन को फोर्थ वॉर के अंदर। ओके, फोर्थ यूरोपियन कोलिशन जिसे कहते हैं। ओके, उसके बाद यूरोप के अंदर एक नई सिस्टम आई जिसे हम लोग मेटरनिक सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो बेसिकली नेपोलियन कॉन्सुलेट से एम्पायर की तरफ किस तरह से गया, मैंने आपको बताया था 1799 के अंदर जब वो पावर आएगा तो 3 कॉन्सुल्स बनाएगा और 3 कॉन्सुल के अंदर सबसे पहला कॉन्सुल के अंदर अपने आप को रखेगा, बोले यस आई एम दी नेपोलियन, मैं अपने आप को पहले कॉन्सुल्स के अंदर रखता हूँ। ओके, एक डायरेक्टरी के जैसे एक सिस्टम थी 1, 2 और 3, उसमें सेकेंड और थर्ड की कुछ उसने रखा नहीं था। ओके, तो जो भी फोर्सेस थे वो फर्स्ट कॉन्सुल के अंदर ही किया गया था और यहाँ पे आर्मी का सपोर्ट लेके यहाँ पे करेगा। सेकेंडली नेपोलियन को ये भी पसंद था कि उसको यहाँ पे यूरोप के साथ पीस करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेगा तो दिक्कत आ जाएगी। ओके, बट वो पीस बहुत ही शॉर्ट टर्म रहता है क्योंकि वो फिर से यहाँ पे पावर कैप्चर करने की कोशिश करेगा। बेसिकली नेपोलियन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वो एक मिलिट्री ऑफिसर के तौर के ऊपर फ्रेंच आर्मी के अंदर ज्वाइन करता है और बाय 1796 यू विल सी दैट 1796-98 ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए कमांडर और ही वाज वेरी पॉपुलर अमंग द फ्रेंच पीपल, क्योंकि जहाँ जहाँ फ्रेंच लोगों के विरोधी थे वहाँ पे उसने अपना झंडा गाड़ दिया था और इसके कारण बहुत सारे लोग जानते हैं। 1799 में ये पावर कैप्चर करेगा, यहाँ पे जो अनार्की थी, अराजकता था, और वहाँ से डायरेक्टरी से पावर कैप्चर करने के बाद सिस्टम को आगे चलेगा। 1804 तक आते आते यही नेपोलियन अपने आप को फ्रांस की रिपब्लिक का एम्परर डिक्लेयर करता है और वहाँ से ही नेपोलियनिक जो रूल है वो शुरुआत हो जाती है। ओके, वो बताता है कि आई एम द रिवॉल्यूशन, बोले मैं ही क्रांति हूँ। बताया ना क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति का बालक भी था और उसी ने उसका गला घोंट दिया। क्यों, किस तरह से, उसी की स्टोरी ये बता रहा हूं मैं आपको कि ही वांटेड दैट द ग्लोरी ऑफ द फ्रांस शुड बी देयर और इसके कारण लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। वो एक ही बताता था, बोले फ्रांस के लिए मैं अच्छे दिन लेके आने वाला हूं, बोले लॉन्ग लिव फ्रेंच पीपल एंड लॉन्ग लिव द फ्रेंच स्टेट। बोले किसकी अध्यक्षता के अंदर, नेपोलियन की अध्यक्षता के अंदर। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मोनार्की के जो फोर्सेस थे उसने उसको सपोर्ट किया क्योंकि उनको लगता था कि एक स्ट्रॉन्ग, जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग थे फ्रांस के अंदर, कि एक नेपोलियन जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान ही यहाँ पे उसको बता सकता है फ्रांस को। सेकेंडली मिडिल क्लास चाहता था कि फ्रांस के अंदर जो अराजकता आ गई थी 1792 के तब से लेके 1798 तक, तो एक स्ट्रॉन्ग इंसान कंसोलिडेट करके एक उसकी मास अपील और पॉपुलर अपील के कारण स्टेबिलिटी लाएगा और उसके बाद फ्रांस का विकास होगा तो उनका भी विकास होगा। इवन पीजेंट्स ने भी नेपोलियन को बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि नेपोलियन ने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जमीनी अधिकार दे दूंगा, आई विल गिव बैक योर लैंड राइट्स, तो फ्यूडल लॉर्ड से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, जो भी थोड़े बहुत बचे कुचे हैं उनसे भी मैं आपको मुक्त करा दूंगा। एंड एज अ रिजल्ट नेपोलियन की ये जो ग्लोरी ऑफ द फ्रांस और इसके साथ साथ जो कॉमन मैन के साथ कनेक्ट करने की जो उसकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज थी, उसके कारण उसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। अब देखिएगा कि नेपोलियन बेसिकली सत्ता के ऊपर आने से पहले उसने बहुत सारे चेंजेस लाए। जैसे इसने 1797 के आसपास की बात है जब इटली नाम का जो प्रदेश हुआ करता था, इटली यूज्ड टू बी अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, हम लोग आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली को ज़्यादा इसके अंदर हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। बट नेपोलियन बेसिकली क्या करते हैं कि उसको यूनाइट करेगा। इटली के अंदर अलग अलग राजा थे, जैसे आपका वेनिस और लोम्बार्डी करके एक सिटी है, जो स्टेट्स हुआ करते थे वो ऑस्ट्रिया कैप्चर किया करता था। उसके साथ साथ पिडमोंट और सर्डेनिया करके आपके नॉर्थ वेस्ट इटली के स्टेट से, उसके ऊपर सेवोई डायनेस्टी रूल किया करती जो इटली की नेटिव हुआ करती थी। साथों साथ यहाँ पे पार्मा, मॉडेना और टस्कनी जैसे स्टेट्स थे, वहाँ पे भी आपको जानकारी मिलेगी कि वहाँ पे ऑस्ट्रिया के
एक्स्ट्रा जो फैमिली वाले जो थे ऑस्ट्रियन जो प्रिंस हुआ करते थे वही रूल किया करते थे, हैब्सबर्ग एम्पायर कहते हैं उसको। इसके साथ साथ सेंट्रल इटली के अंदर पोप अपनी सेना लेके यहाँ पे सिस्टम चलाता था। और जब नेपोलियन यहाँ पे सत्ता के ऊपर आता है कि ये सब लोगों को हटा के उसको यूनाइट कर देगा, तो जो छोटा 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 इटली ये पूरा का पूरा बिखरा हुआ स्टेट हुआ करता था वहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें चेंज करेगा। और वहाँ पे इटली को कॉन्कर करने के बाद वहाँ पे लोगों को एक फीलिंग डेवलप कराएगा जो नेशनलिज्म की फीलिंग कहते हैं। ओके, सो ही बॉट इटली अंडर कंट्रोल। और इटली को कंट्रोल करने के बाद उसकी जो पॉपुलैरिटी थी बहुत बढ़ गई इटालियंस के अंदर भी, और साथों साथ यहाँ पे जो फ्रेंच पीपल थे उसके अंदर भी। यू विल ऑल्सो सी दैट ही विल डिसइंटीग्रेट द होली रोमन एम्पायर, जो बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता है, जो पोप की अध्यक्षता के अंदर मैंने आपको बताया कि जो वेटिकन से चलता था, वो नेपोलियन ने बता दिया कि भाई आज के बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं चलने देंगे। ओके, तो नेपोलियन बहुत ही ट्रायम्फ हुआ करता था, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी, वो इटली जैसे प्रदेशों को फ्रांस की लीडरशिप के अंदर कंट्रोल में ला चुका था और इसके कारण वो बहुत पॉपुलर था और नेपोलियन को बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है। ओके, सेकेंडली 1802 में उसने पीस एग्रीमेंट किया बहुत सारे जितने भी यूरोपियन किंग्स थे उसके साथ साथ, बट वो पीस एग्रीमेंट चलता नहीं है। और 1806 तक आते आते वो दो बड़े बड़े स्टेट्स ऑस्ट्रिया और प्रशिया को हरा देता है और उसके बाद यूरोप के अंदर अपना पूरा झंडा गाड़ देगा। और इसके बाद जहाँ जहाँ नेपोलियन जाएगा वहाँ वहाँ फ्रांस की क्रांति के जो आइडियल्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लेके जाने की कोशिश करेगा। उसमें ये जो लिबर्टी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रश्नार्थ आता है, बट साथों साथ जो आइडियोलॉजी थी वो थी नेशनलिज्म की, और वो नेशनलिज्म पूरे यूरोप के अंदर चलता है। तो ही वॉज द टॉर्च बेरर ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसके लिए ही नेपोलियन को कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप। बोले वो आधुनिक यूरोप का आर्किटेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे जहाँ जहाँ अपनी सेना लेके गया है वहाँ पे जो पुरानी राजाशाही, जो प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम, जो मोनार्की हुआ करती थी उसको अबॉलिश करके वहाँ के लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करता है। इसी का ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि जर्मनी नाम का प्रदेश एक समय पे 300 टुकड़ों के अंदर डिवाइडेड था, वो नेपोलियन वहाँ पे जाएगा और जर्मनी को यहाँ पे 39 स्मॉल स्टेट्स के अंदर इंक्लूड कर देगा। साथों साथ इसके ऊपर एक कॉमन पार्लियामेंट रख देगा जिसका नाम था डायट, और ये 39 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ये डायट के अंदर अपने अपॉइंट किया करते थे। उसके ऊपर भी नेपोलियन का कंट्रोल हुआ करता था, बट जर्मन लोगों को इकट्ठा किया नेपोलियन ने। जैसे इंडिया, आपको जानकारी होगी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 550 से ज़्यादा रियासतों के अंदर बटा हुआ था, वो 550 से ज़्यादा रियासतें यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा एक हो जाता है। उसी तरह से इंडिया को यूनिफाई करता है। थर्डली, नेपोलियन को पता था कि उसका सबसे बड़ा शत्रु है वो है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि नेपोलियन इंग्लैंड को कुछ भी तरह से काउंटर करना चाहता था। अभी एट दैट टाइम इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति थोड़ी बहुत हो चुकी थी, खासी हो चुकी थी, थोड़ी बहुत भी नहीं। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि इंग्लैंड अपने बहुत सारे सामान वहाँ पे भेजा करता था। नाउ यू विल सी दिस टाइम कि इंग्लैंड फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ अपना सामान बेचता था वो सब जगह के ऊपर किसका राज आ गया है? नेपोलियन का। तो नेपोलियन डिसाइड करेगा कि आज के बाद मैं इंग्लैंड का कोई भी सामान यहाँ पे यूरोप के अंदर आने नहीं दूंगा, और इसके लिए वो यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप करता है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल सिस्टम। थ्रू दिस सिस्टम इसने क्या किया कि जहाँ जहाँ नेपोलियन का पावर चलता था वो सब एरियाज के अंतर्गत यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कि कैन यू सी दिस रेड लाइन, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड लाइन के थ्रू यहाँ पे इसने डिसाइड करने की कोशिश की है कि कुछ भी हो जाए वहाँ पे वो यूरोपियन गुड्स को या इंग्लिश गुड्स को आने नहीं देगा। ओके, बेसिकली इंग्लैंड को काउंटर करने की कोशिश किया था। उसको पता था कि इंग्लैंड के साथ उसने युद्ध तो किया है, बहुत सारे इंग्लैंड की कॉलोनीज के ऊपर से चढ़ाई करने की भी कोशिश की है, जैसे इजिप्ट के ऊपर वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा था, बट ही वांटेड टू डिफीट इंग्लैंड बाय हुक और बाय क्रुक। और इसके लिए उसको पता था कि अगर इंग्लैंड का साम्राज्य, इंग्लैंड का जो इतना बड़ा एम्पायर है, अगर एम्पायर को वो चैलेंज करेगा डायरेक्टली तो हो सकता है कि इंग्लैंड का जो इकोनॉमिक पावर है वो कम होगा, और जैसे ही इकोनॉमिक पावर कम होगा तो इंग्लैंड की जो नेवल और आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी और वो इंग्लैंड को डायरेक्टली काउंटर कर सकता है। तो बहुत ही अद्भुत इंसान जिसके दिमाग के अंदर एक ही चीज थी कि भाई मैं पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर रूल कर सकता हूँ। उसमें इंग्लैंड भी आ गया, प्रशिया भी आ गया, यूरोप भी आ गया, एंड ही ऑल्सो वांटेड टू कम टू इंडिया। मैंने आपको बताया कि वो भारत आना भी चाहता था, बट यू विल सी कि ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम ज्यादा वर्क नहीं कर पाता है, ऊपर से इसके कारण फ्रांस को बहुत सारे थोड़े बहुत इकोनॉमिक लॉस झेलने पड़ते हैं। पर फिर भी नेपोलियन
नेपोलियन यहाँ पे टिकता रहता है और इसी के कारण अपना जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने की कोशिश की और उसने स्पेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। और स्पेन से ही बोला जाता है कि नेपोलियन का जो डिफीट होना था वो शुरू हो जाता है, क्योंकि स्पेन के अंदर नेपोलियन ने जो पुरानी राजाशाही थी उसको हटा दिया। स्पेन की प्रजा ने उसको बहुत वेलकम किया कि वाह वाह वाह, नेपोलियन आया, हमारा भला करके गया। बट हुआ ये कि वहाँ से हटाने के बाद, जो पुरानी मोनार्की सिस्टम हुआ करती थी उसको हटाने के बाद, उसने अपने एक रिलेटिव को फ्रांस का राजा बना के छोड़ देता है। और इसके बाद स्पेन का राजा बना के उनको छोड़ देता है। और इसके बाद जो स्पेन की जो पब्लिक थी वो उसको वेलकम नहीं करेगी। स्पेन की पब्लिक बोल देगी कि भाई देखो, तुमने हमको पुरानी सिस्टम से आज़ादी दिलाई है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी कोई भी सिस्टम को एक्सेप्ट कर देंगे। एंड एज अ रिजल्ट द स्पेनिश पीपल स्टार्टेड रिबेलियन, और वो रिबेलियन था बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर का। नेपोलियन की इतनी बड़ी सेना, जिसने ऑस्ट्रिया, प्रशिया, बड़े बड़े इंग्लैंड की एक आर्मी हुआ करती थी, उसको हरा दिया है। पर स्पेन को हराते उसको तकलीफ हो गई। 1808 से लेके 1813 तक, फ्रॉम 1808 to 1813 he tried to control Spain, but what happened was that the Spanish people gave him the ulcer. उसको एक बहुत ही बड़ा अल्सर दे दिया और वो अल्सर के कारण ही नेपोलियन का पतन हुआ, क्योंकि स्पेन के लोग गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर जाने गए और वो लोग ने जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मी हुआ करती थी, नेपोलियन के जो रिलेटिव की आर्मी हुआ करती थी, उसको दौड़ा दौड़ा के मार, चाटा मार के उधर भाग जाते, चाटा मार के उधर भाग जाते। और फ्रांस की जो आर्मी इतनी पावरफुल हुआ करती थी, इतने स्ट्रांग हुआ करती थी नेपोलियन की लीडरशिप के अंदर, वो बौखला गई, बोले भाई साहब क्या हो रहा है। और 1813 में नेपोलियन ने फाइनली डिफीट मतलब एक मॉरल डिफीट कंसिडर करके अपनी सेना को वापस बुला दिया स्पेन से। और जैसे ही उसने स्पेन से अपनी सेना को वापस बुलाया ना, तो जितने भी यूरोपियन किंग्स थे ना, उनको एक मॉरल बूस्ट मिल गया। बोले नेपोलियन, जो एक टाइम के ऊपर बोला जाता था कि दिस गाय इज इनविंसिबल, वो अजय है, उसको कोई नहीं हरा सकता, वो इनविंसिबिलिटी तोड़ दी थी स्पेन की प्रजा ने। क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया कि राष्ट्रवाद लेके तो गया, बट उसके बाद वो इंपीरियलिज्म करने लग गया। और इंपीरियलिज्म राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और स्पेनिश पीपल बिकेम यूनाइटेड, बोले तुमने अच्छा किया, बट अब तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और 1813 में जब यहाँ पे 5 साल के बाद जो स्पेन की प्रजा उसको भगा देती है यहाँ से, उसके बाद यूरोपियन किंग्स और खुश हो जाते हैं। वो फिर से एक पूरा का पूरा कोalition बनाएंगे और कोalition बनाने के बाद फिर से फ्रांस को इन्वेड करेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बैटल होता है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ लिप्जिग। ये लिप्जिग के बैटल के अंदर नेपोलियन की हार होगी और इसके बाद नेपोलियन को एक जगह के ऊपर कन्फाइन कर दिया जाता है। नेपोलियन वहां से भी भाग जाएगा, एक ऐसा इंसान वो वहां से भी भाग जाता है, फिर से अपनी सेना खड़ी करेगा और 1815 के अंदर फिर से उनके साथ, ये यूरोपियन किंग्स से उनके साथ युद्ध करेगा। और वहां पे 1814 1815 के अंदर यहाँ पे एक बैटल होती है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ वाटरलू। ये बैटल ऑफ वाटरलू के बाद आपको जानकारी मिलेगी 1815 में कि नेपोलियन की सेना की हार हुई एंड नेपोलियन वॉज कन्फाइंड टू एन आइलैंड इन मेडिटेरेनियन जिसे सेंट हेलेना कहा जाता है। और उसके बाद नेपोलियन वहां पे ही अपनी फाइनल दिन गुजारेगा। सो 1815 नेपोलियन की हार होना वाटरलू के अंदर, दैट वाज द लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ होल ऑफ यूरोप एंड द होल ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग वही पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो राजा लोग थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया, वो सब के सब इकट्ठे हो गए। और उसमें जो इनका लीडर हुआ करता था वो था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का एक प्रिंस हुआ करता था मेटरनिक। मेटरनिक बोलेगा कि बोले नेपोलियन ने नाक में दम कर दिया था हमारे, बोले सब पुराने सिस्टम को वापस लेके आओ, जो जो राजा को हटाया था नेपोलियन ने उनको वापस सत्ता के ऊपर भेजो। एंड अगेन यू विल सी दैट द एडवांसेस और द सिस्टम व्हिच वाज क्रिएटेड बाय नेपोलियन बाय 1815 वाज रिवर्स्ड। और वहां पे जो मीटिंग होती है वो वियना नाम के प्रदेश के अंदर मीटिंग, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल हुआ कर, वो वियना के अंदर ये लोग मीटिंग करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे यूरोपीय किंग्स आते हैं और उसी को ही कहते हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप। और उसके बाद दे ट्राई टू ब्रिंग बैक द ओल्ड सिस्टम। वो ओल्ड सिस्टम को हम लोग आगे के क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टे को सन एज वेल एज मर्डरर
या डिस्ट्रॉयर बोल सकते हैं हम लोग, छोड़ो चाइल्ड या डिस्ट्रॉयर बोलेंगे। चाइल्ड एज वेल एज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूरोप रिवॉल्यूशन क्यों बोलते थे, उसके पीछे आपको थोड़े बहुत नेपोलियनिक रिफॉर्म्स जानने की जरूरत होगी। ये नेपोलियन का एम्पायर हुआ करता था। ओके, कैन यू सी दिस? ये जो आपकी पूरे के पूरे जो है, ये जो फ्रेंच अलाइज हुआ करते हैं, यहाँ पे नेपोलियन ने कैप्चर कर दिया था 1814 तक। ये ग्रीन वाला पूरा का पूरा ये फ्रेंच अलाइज हुआ करते थे, और यहाँ पे जो स्टेट्स हुआ करते थे, ऑल द डार्क जो आपके ऑरेंज शेड जो है, वहाँ पे नेपोलियन के दुश्मन हुआ करते थे। ओके, स्पेन की प्रजा ने नेपोलियन को सिखाया है कि बेटा हमारे ऊपर डायरेक्टली रूल मत करने जाना। ओके, फ्रेंच की प्रजा उसको सिखा देती है कि भाई आप कौन हो। ओके, अब नेपोलियनिक रिफॉर्म्स देख लेते हैं। नेपोलियन बहुत सारे रिफॉर्म्स लाएगा। वो रिफॉर्म्स के अंतर्गत वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएगा, साथों साथ वो रिलीजियस रिफॉर्म लाने की भी कोशिश करेगा। ओके, तो दिस आर द नेपोलियनिक रिफॉर्म्स। प्रश्न आ सकता है कभी भी कि द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, द रोल ऑफ नेपोलियन, कहीं से भी आपको पूछ देगा, आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए। ओके, रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन देखते हैं। पहला, नेपोलियन जैसे ही 1799 में पावर के ऊपर आएगा, तब से ही रिफॉर्म्स लाना शुरू कर देता है। और ये रिफॉर्म्स के थ्रू नेपोलियन को पता था कि वो पावर पे क्यों आया, क्योंकि फ्रांस के अंदर क्या थी, एनार्की, अराजकता थी। और ये अराजकता फ्रांस को पता, नेपोलियन को पता था कि वो लो डूबेगी, और इसके कारण उसको ना ले डूबे ये अराजकता, इसके लिए इसने डिसाइड किया था कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल राज्य की जरूरत है। और स्टेबल राज्य तभी आएगा जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दो। इफ आई डू नॉट सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, मैं अपने व्यवस्था को केंद्रीकृत नहीं करूंगा, तो यहाँ पे अराजकता ही रहेगी। नेपोलियन न्यू दिस थिंग एंड एज अ रिजल्ट ही ट्राइज टू सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस के थ्रू के ऊपर वो यहाँ पे एक नई ब्यूरोक्रेसी की लाइन खड़ी करेगा। ही एस्टेब्लिश द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो आधुनिक दुनिया को, जैसे इंडिया के अंदर भी है ना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट जो आपकी है सेक्रेटरी, तो जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है, वो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी नेपोलियन लेके आता है। वो दुनिया को सिखाया नेपोलियन ने कि भाई किस तरह से आपको गवर्न करना है। मैंने बताया कि समय से बहुत आगे जाने वाला इंसान, उस समय से, ही डिड नॉट बिलोंग टू 1800s, ही हैड दिस थॉट। और वो जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगा उसको पकड़िएगा। वो चाइल्ड एज वेल एज मर्डरर क्यों है उसकी भी मैं बात करता रहूंगा, डिस्ट्रॉयर क्यों है उसकी की इसके अंदर भी आएगी। अब बेसिकली उसको फ्रांस की क्रांति का सन कहते हैं और फ्रांस की क्रांति का डिस्ट्रॉयर कहते हैं। वो किस तरह से होता है आप समझिए इस चीज को, कि नेपोलियन यहाँ पे सन के दौरान हमने देखा कि चाइल्ड के दौरान हमने देखा कि वो फ्रांस की क्रांति हुई, इसके कारण उसका जन्म हुआ, वरना वो आता ही नहीं सत्ता के ऊपर। और वो डिस्ट्रॉय क्यों किया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने क्या किया दुनिया को, बोले रिपब्लिकनिज्म। बट नेपोलियन ने जब यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन किया तो लोगों को पावर रहा नहीं रहा। सो एज अ रिजल्ट यू विल सी दैट ही ट्राइड टू कर्ब द लिबर्टी। नेपोलियन बोलता था, बोले मनुष्य को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता मत दो, है ना, कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या आपकी जो फ्रीडम दी गई है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ ही है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी मैं घूमता रहूंगा, ओके मुझे मन में आया, ओके मैं कोई बड़ा सा वायरस लेके आ गया हो, कोई फलानी कंट्री में जाके आया हो, और फिर एयरपोर्ट के ऊपर मुझे कस्टम्स और पुलिस ने रोक दिया, बोले नहीं नहीं आप तो बीमार इंसान हो, तो मैं वहां पे तो बोल नहीं सकता भाई मेरी राइट टू मूवमेंट आपने वायलेट की है। तो वो ऑफिसर बोलेगा कि भाई तुम्हारी राइट टू मूवमेंट वायलेट नहीं, हम लोग रोकेंगे नहीं तो किसी की राइट टू लाइफ चली जाएगी। बोले तुम किसी और को वायरस दोगे तो तुम तो जाओगे, किसी और को लेके जाओगे। बट ऐसी बात है कि नेपोलियन बेसिकली एब्सोल्यूट इंसान हुआ कर। नेपोलियन अपने आप को खुद को क्रांति बोलता था, बोले मैं ही क्रांति हूं। सो ही ट्राइड टू कंट्रोल एंड कर्ब द लिबर्टी। और इसके कारण क्यों, उसको पीछे रीजन ये था कि नेपोलियन सोचता था कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन हो सकता है जब हम लोग स्वतंत्रता का थोड़ा कंट्रोल में करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट वो यहाँ प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लागे। ही ट्राइड टू कर्ब द लिबर्टी। प्रेस बोले, प्रेस को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करेगा वो, तो प्रेस का पावर जाएगा कि नहीं जाएगा।
या वो देखेगा कि इन लोग के हाथ में बहुत पावर है तो उसे ले लेगा, तो अल्टीमेटली प्रेस को पसंद आएगा, तो प्रेस विल राइट अगेंस्ट द ओन रूलर। और कोई भी शासक होगा, आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि जो भी रूलिंग अथॉरिटी होगा उसको कभी भी पसंद नहीं आएगा कि प्रेस उसकी क्रिटिसिज्म करे। तो नेपोलियन तो पहले से ही इंसान था कि भाई इसको डंडा लगा दो, इसके ऊपर बोले ताला लगा दो, ज्यादा बोले तो मैं जो बोलूंगा उतना ही चलेगा, उसके सिवा मैं चलने नहीं दूंगा। ओके, यू विल ऑल्सो सी कि दैट ही ऑल्सो ट्राइड टू क्रिएट इक्वालिटी। मैंने बताया कि आज के बाद जो ब्यूरोक्रेसी होगी, जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स होगी, उसके अंदर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की जाए। अब ऐसा नहीं चलेगा बॉस पहले जैसा कि कोई भी इंसान आए और कोई भी बोल दे कि मैं राजा का भाई भतीजा, राजा की चाचा की नानी के फूफा के दामाद के भतीजे का साला हूँ और मुझे यहाँ पे ये फलानी ऑफिस के अंदर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट दे दो। नहीं, नेपोलियन ने बोल दिया कि ओनली मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स, और वो उसका ध्यान रखेगा। सो एक साइड के ऊपर आपको देखने को मिलता है कि फ्रांस की क्रांति के चाइल्ड के नाते उसने इक्वालिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन किया, बट फ्रांस की क्रांति के डिस्ट्रॉयर के नाते आपको जानकारी मिलती है कि उसने लिबर्टी को ख़त्म किया। और फ्रांस की क्रांति जब हुई तो इसने ऐसा तो बोला नहीं था कि भाई लिबर्टी और इक्वालिटी सब कंडीशन अप्लाई के साथ मिलेगी। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन क्या बताता है? 17 पॉइंट का आर्टिकल है ये, 17 पॉइंट का पूरा फ्रेमवर्क है जो उसके आधार के ऊपर फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशंस बने। ये डिक्लेरेशन ऐसा था जो आज की तारीख में आधुनिक दुनिया के बहुत सारे आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ोगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको इसकी इंप्रेशन, आइडियोलॉजिकल इंप्रेशन दे। कहीं ना इंडिया के अंदर तो मैंने आपको दिखाई दिया, आप पढ़ते भी हो पॉलिटी की किताब के अंदर कि भाई कितनी सारी चीजें हैं। बट हियर यू विल सी कि नेपोलियन यहाँ पे एक साइड के ऊपर डिस्ट्रॉयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो लिबर्टी को मार देता है, और लिबर्टी वॉज वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बोले फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति के बाद स्वतंत्रता सबसे उसका मूलभूत सिद्धांत, और वो स्वतंत्रता को उसने जो कैंची चलाई है, जो कतार जो सीजर चलाई है, जो कट कर दिया है, वो नेपोलियन ने किया था। इसके लिए उसको बोला जाता है कि उसने डिस्ट्रॉय किया, उसने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसकी जगह के ऊपर फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। बट उसने क्या किया कि फ्रांस की क्रांति जो हुई उसका बेस बना के अपने आप को स्ट्रांग कर दिया। बोले हाँ, अराजकता आई, एक आर्मी का ऑफिसर कू करता है, कू करने के बाद यहाँ पे पावर को कैप्चर कर देगा। फ्रांस की क्रांति ने ये थोड़ी बताया था कि 1% शुड अगेन कम टू पावर एंड बी एब्सोल्यूट। नो, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सेड दैट द पीपल आर सुप्रीम, द विल ऑफ द पीपल शुड रूल। But now one person tried to control the whole system. एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही यहाँ पे फ्रांस की क्रांति के दौरान हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए। नेपोलियन जब यहाँ पे आया तो एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करते कराते वो यहाँ पे एजुकेशन को भी सेंट्रलाइज कर देगा। यू विल सी दैट नेपोलियन सोचता था कि मनुष्य के जो थॉट्स है वो थॉट्स उसकी शिक्षण के कारण उभर के आते हैं, और अगर मैं शिक्षण को ही कंट्रोल कर दूं, if I control the education process, if I mold the books according to my thought, तो उसके बाद जो प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर जो बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे वो मेरे फेवर में होंगे कि मेरे अगेंस्ट में होंगे? डेफिनेटली नेपोलियन के फेवर में सब लोग होंगे, और नेपोलियन का जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंच स्टेट जो था उसके फेवर में सब रहेंगे। तो उसका जो ग्लोरी ऑफ फ्रांस के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जगाना, वो एजुकेशन के थ्रू करा है। आज की तारीख में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती है ना, बोले शिक्षण को अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के हिसाब से मोल्ड मत करो। ओके, तो ये नेपोलियन सिखाया है दुनिया को। बोले एजुकेशन विल बी द टॉर्च बेरर ऑफ माई रूल। इफ आई वॉन्ट टू लेजिटिमाइज माई रूल, अगर मुझे लेजिटिमाइज करना है तो मैं शिक्षा की प्रणाली ऐसी कर देता हूं जहां मेरे गुणगान ही गाए जाएंगे। मैं आपको कुछ नहीं पता, मैं बता देता हूं कि मैं भारत का राजा हूं, सब लोग मान लेंगे कि हाँ भाई इसने सिखाया है, यही हमारा राजा है। तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, अगर आपको जानकारी होगी कि 1835 के अंदर जो मकॉलेज मिनट और 1854 के अंदर जब चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया तो उसके अंदर उसकी क्रिटिसिज्म देखेगा मेरे पुराने वीडियोस के अंदर। जो मॉडर्न एजुकेशन का जो उसकी वीकनेस है उसके अंदर यही चीज आपको जानकारी मिलेगी।
द स्टेट मस्ट कंट्रोल द एजुकेशन सिस्टम, नेपोलियन बोलता था। और नेपोलियन ने ये पूरी दुनिया को सिखाया है बॉस। हर एक दुनिया के हर एक देश ये है ना, ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। मैंने बताया समय से बहुत आगे इंसान। ऐसे रिफॉर्म्स 1800 के साल में कौन सोच सकता था, जहां तलवार की धार के ऊपर और बंदूक और आपकी जो तोपे हुआ करती उसके ऊपर लोग राज किया करते थे। पर नेपोलियन एक साइड के ऊपर स्वॉर्ड चलाता था, दूसरी साइड के ऊपर पेन भी चलाता था। और नेपोलियन न्यू दिस थिंग दैट पेन इज ऑलवेज माइटियर देन स्वॉर्ड। बोले आपकी कलम बहुत तेज चलेगी, नेपोलियन ने कलम का इस्तेमाल भी उतना ही किया है। बट बाय डूइंग दिस, when he centralized this administration, when he tried to control the thought process, he destroyed the liberal or the liberty of thoughts of the French people. और इसी के कारण नेपोलियन को फिर से लोग बोलते हैं कि भाई वो डिस्ट्रॉयर है। रिटन सिलेबस इंट्रोड्यूस कराता है नेपोलियन। बोले सब लिखा पट्टी, आज के बाद ऐसा नहीं चलेगा ये सही है ये गलत है, वो सही है वो गलत है। नो, नथिंग डूइंग, ओनली वन सिस्टम। बोले सब लिखा पट्टी चलेगी। और उसके बाद ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे मिलिट्री स्कूल्स भी सेटअप कराएगा। लोगों के अंदर एक फ्रेंच स्टेट की एक इमेज क्रिएट करेगा, और वो इमेज के द्वारा ही यहाँ पे मिलिट्री स्कूलिंग जो सिस्टम है उसकी भी स्थापना करता है नेपोलियन। सो यू विल सी दैट नेपोलियन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंच स्टेट का जो आधार रखेगा वो इतनी सारी चीजों के ऊपर रखता है। एंड नेपोलियन न्यू दिस थिंग कि अगर मुझे ये इसके ऊपर कंट्रोल करना है, इसको आगे लेके जाना है, तो मैं इस हिसाब से ही करूंगा। तो और वो खुद भी आर्मी का ऑफिसर, जनरल हुआ करता था, कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था। तो जब सत्ता के ऊपर आया तो उसने डिसाइड किया कि मुझे पूरा का पूरा सेटअप मेरे हिसाब से चाहिए। और वो सेटअप तभी आ सकता है जब मैं सिस्टम को अपने हिसाब से मोल्ड कर दूं आइडियोलॉजिकली। क्योंकि आइडियोलॉजिकली आप कोई इंसान को अपने कंट्रोल में कर दोगे, फिर तो देखेगा आपके लिए एकदम केक वॉक हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मेन रूल है बॉस, अगर आपको शासन टिकाए रखना है तो लोगों को बंदूक के दम के ऊपर करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट विचार से एक कर दोगे ना, मन से मन मिला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेपोलियन इसका बहुत ही बड़ा चालाक इंसान था भैया, तो नेपोलियन ये चीज कर देता है। फ्रांस के अंदर आधुनिक जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, पॉलिटेक्निक की स्थापना करेगा, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देगा। और आपको जानकारी रहनी चाहिए कि फ्रांस के अंदर जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई वो भी नेपोलियन लाने की कोशिश करता है। बोले ब्रिटेन आगे चला गया, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ नेपोलियन जुडिशरी के अंदर भी बहुत रिफॉर्म्स करे। फ्रांस के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि आउटकम्स ऑफ रिवॉल्यूशंस के अंदर भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जो जुडिशरी हुआ करती थी वो बहुत ही आर्बिट्रेटिव थी, और वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करके यहाँ पे सिस्टम को मैनिपुलेट किया करती थी। नेपोलियन क्या करेगा, 1804 के आसपास यहाँ पे एक कोड ऑफ सिविल जस्टिस हुआ करता था फ्रांस के अंदर, उसको रिफॉर्म करके एक नया कोड बना देगा जिसे कहते हैं नेपोलियनिक कोड। इट इंक्लूड कॉमर्स, इट इंक्लूड ट्रेड प्रैक्टिसेस, इट इंक्लूड लीगल थिंग्स। एक ऐसा इंसान 1807 के अंदर फ्रांस के अंदर बैठे बैठे, एक ऐसा फ्रांस जहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म चलता था आज से 15 साल पहले, एक ऐसा फ्रांस जहाँ पे किसी के हाथ में पावर नहीं था, एक ऐसा फ्रांस वहाँ पे ये सब चीज़ें, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, समय से बहुत ही आगे नेपोलियन लॉज को कोडिफाई करता है और उसके अंदर लिखता है रूल ऑफ लॉ। बोले इक्वालिटी दूंगा, नेपोलियन ने इक्वालिटी दिया पर लिबर्टी छीन लिया बेटा। बोले लिबर्टी नहीं है, सब इक्वल तो हो पर कोई मुझे क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई करेगा भी नहीं। फिर तो शिक्षा नहीं ऐसा लेके आया, एजुकेशन ही ऐसा कर दिया नेपोलियन ने, तो कोई प्रश्न करने का सवाल ही नहीं आता था। No one would have dared to question Napoleon because Napoleon aligned their thoughts according to his own way. हर एक इंसान को उसने मोल्ड कर दिया था। बट यस, जब नेपोलियनिक कोड लिखा गया है तो नेपोलियनिक कोड को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किया गया। हर एक इंसान के ऊपर फोकस किया गया है कि उसके पर्सनल स्टेटस को कहीं ना कहीं से आप गाइड कर सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस किया गया है, यहाँ पे एक्विजिशन के प्रॉपर्टी के ऊपर किया गया है, और पूरे फ्रांस के लिए वन लॉ। बोले एक ही कानून, ऐसा नहीं कि ये स्टेट के अंदर अलग जाओ वो स्टेट के अंदर अलग। ऐसी चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ऐसी चीज आपको 1800s के यूरोप में कहाँ देखने को मिलेगी? बोले विधि द्वारा शासन। बोले डिस्क्रिशन होगा पर मेरा डिस्क्रिशन, पर मैं लिखूंगा पहले किताब के अंदर।
बोले देखो भाई साहब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं किताब के अंदर लिखा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हवा में बोल दिया आई एम द रिवॉल्यूशन और आई एम द स्टेट, ये मेरे कायदे के अंदर लिखा है, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता भाई द लॉ इटसेल्फ इज रॉन्ग। वो है ना कि रूल ऑफ लॉ है बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नॉट फॉलोड, क्योंकि लॉ इटसेल्फ इज नॉट फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, है ना। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया गया था। बोले एक होगा, एक के बाद दो होगा, उसके बाद तीन होगा, आप एक से तीन गए तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ गलत हो गया, वो बात सही है। बट नेपोलियन ने देखा कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं रखा है उसने, क्योंकि लॉ को क्वेश्चन किया जाता। बोले लॉ जस्ट है, लॉ फेयर है, लॉ रीजनेबल है, नहीं वो तो नहीं है। नेपोलियन खुद लॉ बनाता था तो अपने अनुरूप बनाएगा, लोगों के अनुरूप थोड़ी बनाएगा यार, समझिएगा ये चीज। ओके, बहुत अद्भुत इंसान। खैर भारत के अंदर भी एक इंसान आते हैं, इसके 10 साल पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल होता, वही गवर्नर जनरल जो अमेरिका के अंदर यॉर्कटाउन के अंदर जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सरेंडर करके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस भाई साहब, वो यहाँ पे इंडिया के अंदर कॉर्नवालिस कोड लेके आते हैं। दैट वाज आल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉज इन इंडिया। उसके बाद 1830s में मकौले उसको ड्राफ्ट करेंगे और 1859-60 में आईपीसी सीआरपीसी को एनेक्ट किया जाता है। ओके, सो यू विल सी दैट दिस Code of Civil Justice and the Napoleonic Code inspired all the judicial system around the world. ना बताया ना कि he was way ahead of his time, irrespective of he tried to control and capture the French state, but it was the need of the hour. वो जरूरत थी फ्रांस को, वरना फ्रांस डूब गया होता। फ्रांस would have doomed had it not been Napoleon, क्योंकि इतनी एनर्जी थी ना फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद, लोगों के अंदर इतना वो था ना, बोले बस चढ़ ही जाना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ जाना है, कुछ भी हो जाए बोले सब के सब चढ़ गए माउंट एवरेस्ट के ऊपर, ऐसी थी। बट यू विल रियलाइज दिस थिंग, दुनिया को सिखाया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आया ना, ये सब हम लोग सीख के आए। तो नेपोलियन, ये नेपोलियनिक कोड भी हमको यह बहुत सारी चीजें सिखाता। नेपोलियन आर्थिक रूप से भी बहुत सारे चेंजेस करेगा। यहाँ पे राष्ट्रीयकरण की शुरुआत करता है, ही ट्राइड टू नेशनलाइज द फ्रेंच प्रॉपर्टीज, जहां जहां जो प्राइवेट ये दूसरा कंसेप्ट था, साथों साथ ही न्यू कि फ्रांस की इकोनॉमी को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है तो एक नेशनलाइज्ड बैंक होनी चाहिए, तो ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द बैंक ऑफ फ्रांस। देखिएगा हर एक राजा, पहले के राजा कैसे हुआ करते थे, डिड दे हैड एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू मॉडल? नो। लुई 14, 15, 16 बोले चल रहा है, चलने दो, पैसा आता है आने दो। नेपोलियन ने स्ट्रीमलाइन कर दिया, बोले स्टेट आपका स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब इकोनॉमी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब कोई लैंडर और एक कैपिटल, आपका जो डेटर है उसका मेंटेन बैलेंस करने के लिए एक इंसान भी होगा जो पूरी की पूरी सिस्टम को वॉच कर पाए, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आधुनिक राष्ट्र, मॉडर्न स्टेट की जो आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कहीं ना कहीं नेपोलियन सिखाता है कि नहीं सिखाता, है ना। सोचिएगा इसके बारे में कि किस तरह से नेपोलियन चेंज कराता। नेपोलियन डिसाइड करता है कि फ्रांस के अंदर जितने भी स्टेट्स है और वो जहां जहां नेपोलियन ने कंट्रोल किए हुए टेरिटरीज है, जैसे इटली था, जैसे जर्मनी था, जैसे बहुत सारे पोर्शंस ऑस्ट्रिया के हुआ करते थे, जैसे स्पेन का एरिया हुआ करता था, वहां पे इसने फ्री ट्रेड को प्रमोट किया। अभी इटली के अंदर जो भी स्टेट से 8, 10, 15, 25 या जर्मनी के अंदर 300 से 39 स्टेट्स थे, उनके अंदर फ्री ट्रेड प्रमोट करेगा तो उनके अंदर एक होने की भावना आएगी जर्मन स्टेट्स के अंदर। बोले हाँ यार, व्यापार से तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हमको लगता है कि हम लोग इकोनॉमिकली एक है तो पॉलिटिकली भी एक हो जाना चाहिए। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विल पुश टुवर्ड्स पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, इट वॉज नेपोलियन हु ट्राइड टू यूनिफाई फॉर हिज ओन गेन, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था फ्री ट्रेड के दौरान, उसको यहाँ से फायदा हो रहा था फ्रांस को। बट ये इकोनॉमिकली जो इंटीग्रेशन की भावना आई ना जर्मन्स और इटालियंस के अंदर, तो इन्होंने भी फिर सोचा कि हमको पॉलिटिकली एक होना चाहिए। 1815 में इस चीज को रिवर्स किया गया था, तो फिर नेपोलियन उसको फिर से काउंटर करने की कोशिश करता रहेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कराएगा, साथों साथ यहाँ पे नेपोलियन आपको देखने को मिलता है कि टैक्स पॉलिसी भी यूनिफॉर्म लेके आता है। बोले आज के बाद ऐसा नहीं, इसको ज्यादा टैक्स, इसको कम देख, नहीं, सबको एक यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी, रोड्स एंड ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना, ये सब की सब चीजें नेपोलियन करेगा।
सो यू विल सी दैट द नेशनलाइज प्रोसेस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी नेपोलियन बहुत करता है। फाइनली नेपोलियन के रिफॉर्म्स को रिलीजन के अंदर भी देखा जाता है। एक साइड के ऊपर उसने इक्वालिटी दे दी रिलीजन की, इक्वालिटी टू प्रोफेस प्रोपोगेट प्रैक्टिस रिलीजन, साथों साथ सेक्युलर पॉलिसी भी फॉलो करने की कोशिश की है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिबर्टी टू फॉलो एनी रिलीजन तो किया, साथों साथ जो पोप के साथ उसके डिस्प्यूट्स थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य जो नेपोलियन ने डिसइंटीग्रेट किया था, उसको थोड़ा बहुत फिर वो अपने हिसाब से डेवलप करने की कोशिश करेगा, उसके रिलेशंस, और पोप के साथ एक एक्ट कर देता है जिसका नाम है कॉन्कॉर्ड एक्ट 1801 में। और इसके बाद आपको जानकारी मिलती है कि पोप और द स्टेट्स ऑफ इटली जो कैथोलिक रिलीजन के डोमिनेंट हुआ करते थे, वो फ्रांस की प्रोटेक्शन के अंदर आ गए। तो जहां जहां इटालियन स्टेट्स के अंदर पोप के रूल हुआ करते थे, वहां पे नेपोलियन थोड़ा बहुत अपना शासन लगाने की कोशिश करता रहेगा।